आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इस लेसन से हम 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हर साल 1 या 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है? राष्ट्र के निर्माण के लिए मूलभूत आवश्यकताओं का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधक तत्व कौन से हैं? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर बार इसको हमने एग्ज़ाम में देखा है और इन बाधाओं को दूर करने के उपाय भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इसमें ये 3 या 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि भारत के सामने जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मुख्य चुनौतियाँ क्या थी? ये आपसे अक्सर 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। भारत विभाजन के अच्छे व बुरे परिणाम क्या निकले? ये भी आपसे 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राष्ट्र निर्माण से आपका क्या अर्थ है? परिभाषा दें, 3 मार्क्स में आ सकता है। राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें, 3 मार्क्स में आ सकता है। और हैदराबाद को भारत में शामिल करने की घटना पर नोट लिखें, यह भी प्रश्न आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन काम की लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सभी तक टाइम रहते पहुंच जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी लेसन से, तो भाषावाद का क्या अर्थ है? स्पष्ट करें कि भाषावाद ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया है या उसकी भूमिका क्या रही है। नेक्स्ट है राष्ट्र निर्माण से संबंधित नेहरू जी के दृष्टिकोण की व्याख्या करें। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी अक्सर पूछ लिया जाता है। जूनागढ़ को भारत में किस तरह से शामिल किया गया, उस पर एक नोट लिखें। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपसे अक्सर 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा लेसन है एक दल का प्रभुत्व का दौर। यहाँ से हम मोस्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। फिर भी हम चांस नहीं लेते, तो आपको 1 या 2 प्रश्न ऐसे बताते हैं कि जो अक्सर 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। जैसे भारत में दलीय प्रणाली की विशेषताएं बताओ। उसके बाद भारत में विरोधी दल की क्या भूमिका है, इसका संक्षेप में वर्णन किया जा सकता है। भारत में एक दल की प्रधानता का जो कारण है वो क्या रहे, ये आपसे 5 मार्क्स में हो सकता है पूछ लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे हमेशा कभी 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आप डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 91 संशोधन था संविधान में, उसने दल बदल को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ज़रूर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें, देखें। इसके बाद एक बहुत अच्छा प्रश्न है कांग्रेस को छात्र संगठन क्यों कहा जाता है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये अक्सर आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। कम्युनिस्ट पार्टी पर एक नोट लिखें, जनसंघ पार्टी पर एक नोट लिखें, स्वतंत्र पार्टी पर एक नोट लिखें। यहाँ से भी 3 मार्क्स का प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें, प्रीवियस ट्रेंड अगर हम देखें, तो वहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लेसन 3 नियोजित विकास की राजनीति। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं एक प्रश्न 3 मार्क्स का। तो हम देखते हैं नियोजन से आप क्या समझते हैं। नियोजन के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है। कभी कभी इसमें 3 उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं, कभी 4 उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं, तो ये हम देखते हैं अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद आ जाता है योजना आयोग की रचना और कार्य बताएं। इसके साथ साथ नीति आयोग के बारे में भी
हमसे पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के कार्य या उद्देश्य बताएं, तो दोनों का आंसर सेम बनता है। एक ही प्रश्न है, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, उसके काम और उद्देश्य एक जैसे रहे हैं। ये प्रश्न आपसे 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है कि विकास का अर्थ बताएं। तो ठीक है, विकास का हमें अर्थ बताना है। 2 मार्क्स का भी प्रश्न है और 3 मार्क्स का भी ये प्रश्न बन सकता है। विकास के मुख्य उद्देश्य बताएं, 2 मार्क्स में भी बन सकता है, 3 मार्क्स में भी ये प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्य 2 मार्क्स में भी बन सकता है और 3 मार्क्स में भी ये प्रश्न बन सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, मोस्टली आपसे ये 2 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विकास का समाजवादी मॉडल, विकास का पूंजीवादी मॉडल और विकास का मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल। ये तीनों मॉडल में से बहुत बार देखा गया है 3 मार्क्स में एक मॉडल अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीनों को पूंजीवादी मॉडल को, समाजवादी मॉडल को और मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को आप अच्छे से याद करके एग्ज़ाम में जाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के विदेश संबंध, लेसन 4। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पहला प्रश्न, यहाँ से पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ से कितने मार्क्स का, यहाँ से 5 मार्क्स का एक प्रश्न एक्सपेक्ट किया जाता है, 3 मार्क्स का एक प्रश्न एक्सपेक्ट जरूर किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न, विदेश नीति का अर्थ क्या है, इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। 5 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट करेंगे। विदेश नीति का अर्थ स्पष्ट करें, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी हम 5 मार्क्स में एक्सपेक्ट करते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ बताएं, इसके उद्देश्य और सिद्धांत बताएं, ये भी हम 5 मार्क्स में एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये तीनों प्रश्न जो हमने देखे, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो इनको आप ज़रूर याद करके एग्ज़ाम में जाएं। नेक्स्ट आता है गुट निरपेक्षता अपनाने के लिए भारत के मुख्य कारण क्या थे। भारत ने गुट निरपेक्षता जो नीति अपनाई उसके मुख्य कारण क्या थे, ये लिखने हैं। दूसरा इसमें आ जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यह प्रश्न 2 जगह पर देखा जाता है, पहली बुक में भी और दूसरी बुक में भी। तो इसलिए हम इसको एक जगह कर लेंगे तो ये हमें 2 जगह पर काम आएगा। और यहाँ से 5 मार्क्स का, गुट निरपेक्षता से 5 मार्क्स का, गुट निरपेक्षता से 3 मार्क्स का प्रश्न अक्सर देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय गुट निरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं बताएं। ये हम 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5 मार्क्स में प्रश्न नहीं बनता। तो इस तरह से गुट निरपेक्षता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप उनको ज़रा ध्यान से याद करके जाएं। ये हम देखते हैं 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, उसके मुख्य कारण क्या थे, ये हम 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट करते हैं। भारत चीन के बीच मुख्य विवादों का वर्णन करें, 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट करते हैं। पंचशील का सिद्धांत क्या था, इसके सिद्धांत बताएं, किन 2 देशों के बीच यह लागू हुआ, तो ये भी हम 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट करते हैं। कोलंबो प्रस्ताव, ये भी हम 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 3 मार्क्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेसन से। तो इसके बाद कुछ और प्रश्न भी हैं जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे शिमला समझौता से आप क्या समझते हैं। इसके बाद भारत बांग्लादेश के बीच मुख्य विवादों का वर्णन करें, ये भी 2 मार्क्स में आप देख सकते हैं। इसके बाद भारत चीन के बीच मुख्य विवादों का वर्णन करें, 2 मार्क्स में आ सकता है। भारत श्रीलंका के बीच मुख्य विवाद 2 मार्क्स में आ सकता है। भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने के मुख्य कारण 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय परमाणु नीति की मुख्य विशेषताएं, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में इस प्रश्न को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस लेसन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस प्रणाली और उसकी पुनर्स्थापना, इससे हम मोस्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं 1969 में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ, इसके कारण बताएं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1971 में 5th लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर एक नोट लिखें, ये भी हम 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में जो लाल बहादुर शास्त्री उत्तराधिकारी हुए उस पर एक नोट लिखें। लाल बहादुर शास्त्री के उत्तराधिकारी के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री हुई उस पर एक नोट लिखें, ये हम 3 मार्क्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। गरीबी हटाओ पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, ये 2 मार्क्स में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है और 3 मार्क्स में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, गरीबी हटाओ। तो इससे हम नेक्स्ट देखते हैं, जय जवान जय किसान पर एक नोट लिखें, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इंदिरा हटाओ 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट
किया जा सकता है। इनमें से एक प्रश्न हम अक्सर एग्ज़ाम में देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। ये हम 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ये प्रश्न हम देखते हैं। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में हम इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट। ये हमारा नेक्स्ट लेसन है जिसमें से हम 2 या 3 मार्क्स का प्रश्न एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में सहयोग जो साहा आयोग था उसकी नियुक्ति क्यों की। ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है साहा आयोग। साहा आयोग की नियुक्ति क्यों की, इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है बिहार आंदोलन एवं गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया। ये 3 नंबर का प्रश्न बनता है। 1975 में आपातकाल की घोषणा के कारण क्या क्या हुए, 3 नंबर का एक प्रश्न बनता है। 1975 में आपातकाल के प्रभाव क्या हुए भारतीय राजनीति पर या आम जनता पर, उसके प्रभाव क्या थे, 3 नंबर का प्रश्न बनता है। 1977 में आम चुनाव में जनता पार्टी की जीत के कारण क्या थे, 3 नंबर का प्रश्न आपके यहाँ एग्जाम में हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी पार्ट से हम देखते हैं कि नागरिक स्वतंत्रताओं के संगठनों का उदय किन कारणों से हुआ। इसमें मुख्य तौर पर हम नक्सलवादी आंदोलन जो है उसके बारे में, नक्सलवादी आंदोलन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अलग से भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है नक्सलवादी आंदोलन क्या है। अक्सर आपसे 2 नंबर में या 3 नंबर में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। वचनबद्ध नौकरशाही, वचनबद्ध न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। बिहार आंदोलन पर नोट लिखें, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। गुजरात आंदोलन पर नोट लिखें, 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आप 3 मार्क्स में अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लेसन है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं में सबसे पहला प्रश्न, यहाँ से हम 5 मार्क्स का एक प्रश्न एक्सपेक्ट करते हैं। 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रवाद के विकास के कारण लिखें। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है 5 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए। पंजाब समस्या पर एक नोट लिखें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कश्मीर समस्या पर नोट लिखें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो चुनौतियां हैं और उनके अनुक्रियाओं पर नोट लिखें, ये भी आपका 3 मार्क्स का एक प्रश्न बनता है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के कोई 4 दुष्परिणाम, 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन बनता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन क्या है। ये आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद क्षेत्रवाद को समाप्त करने के 4 सुझाव, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, ये भी आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजीव लोंगोवाल समझौता, इसकी मुख्य बातें। तो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में हम इस पर क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में होगा। इसके बाद भारतीय राजनीति में नए बदलाव, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक होना चाहिए और 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न आता है 1990 के बाद भारतीय राजनीति में उभरती हुई नई प्रवृत्तियाँ या नए चेंजेस जो हमारी राजनीति में 1990 के बाद हुए, उन पर हमें वर्णन करना है। तो ये 5 मार्क्स में हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनता दल का उदय पर नोट लिखें, तो 3 मार्क्स में इसको एक्सपेक्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उदय पर नोट लिखें, 3 मार्क्स में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है, ये भी हम 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारत में गठबंधन सरकार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक क्या हो सकते हैं, तो ये 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गठबंधन सरकार के विभिन्न रूपों का वर्णन करें, 2 या 3 मार्क्स में इस क्वेश्चन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गठबंधन सरकार का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट करते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ बताएं, सांप्रदायिकता के प्रभावों को दूर करने के उपायों का वर्णन करें, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं 5 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। मोस्टली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। सांप्रदायिकता की उत्पत्ति व विकास के कारणों का वर्णन करें, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स दोनों जगह ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये दोनों प्रश्न, सांप्रदायिक से रिलेटेड वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, अक्सर ये एग्ज़ाम में देखे गए हैं। तो इसी के साथ हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारा इस वीडियो को देखने के लिए। तो एक बार फिर मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ इस
वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दोस्तों को भी लाभ हो, आपको भी इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन से लाभ हो और आपके एग्ज़ाम में आप बेटर कर सकें। इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।